बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आप लोगों से अपनी पिछली वीडियो में एजुकेशन की जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी रूट काज डिस्कस की थी, स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को सामने रखते हुए इस वीडियो में मैं आप लोगों से इस रूट काज का जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं होगा, ये ऑल यूनिवर्स के लिए है। और ये सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ साइंटिफिकली, लॉजिकली और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की बेस से डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरी नज़र में एजुकेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, एजुकेशन इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ। सेकंड, जॉयफुली। थर्ड, विद करेक्टर, ग्रेस एंड डिग्निटी। Fourth, by serving human beings. And last but not least, according to the nature of this universe. So education is an art of living life joyfully with character, grace and dignity by serving human beings according to the nature of this universe. First component, education is an art of living life. इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सब को एक काम मैंडेटरी करना पड़ता है, और वो क्या है कि इस ज़िंदगी को जीना पड़ता है। क्योंकि जब तक ज़िंदा हैं तो इस ज़िंदगी को जीना पड़ेगा। अब इस ज़िंदगी को जीने के 2 स्टाइल हैं और 2 माइंडसेट हैं। एक एजुकेटेड माइंडसेट है और एक नॉन एजुकेटेड माइंडसेट है। जो एजुकेटेड माइंडसेट के लोग हैं वो जीने के इस काम को इतना पैशन और दिल से करते हैं कि उनके लिए ये काम नहीं रहता, उनके लिए ये एक आर्ट बन जाता है। एंड दे बिकम आर्टिस्ट टू लिव लाइफ। ये एजुकेटेड लोग जो हैं ये अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। ये ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं और जैसे चाहते हैं गाड़ी को ड्राइव करते हैं। ये अपने इमोशंस, अपने माइंड, अपने हार्ट, अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। अपनी मर्ज़ी से अपने इमोशंस को यूज़ करते हैं। ये इमोशंस में ज़िंदा नहीं रहते बल्कि ये इमोशन के क्रिएटर होते हैं। ये लाइफ के क्रिएटर बन जाते हैं। ये लाइफ को हर स्टेप पे एक चैलेंज देते हैं, एक सरप्राइज़ देते हैं और इनकी लाइफ में एक थ्रिल होती है। ये लाइफ को दिल से जीते हैं, जबकि जो नॉन एजुकेटेड लोग होते हैं लाइफ तो उनको भी जीना पड़ती है, लेकिन वो कैसे जीते हैं? वो ट्रेंड हो जाते हैं लाइफ को जीने में। रादर वो लाइफ एक लम्हा भी अपनी मर्जी से नहीं जीते, लाइफ को गुजारते हैं और पूरी की पूरी लाइफ गुजार देते हैं। वो लाइफ के डिपेंडेंट होती है। लाइफ उनकी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर ले वो उस सिचुएशन के आगे सरेंडर करते जाते हैं। तो लाइफ का कंट्रोल उनके अपने अलावा इर्द गिर्द की हर चीज़ के पास होता है। वो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, उनका कंट्रोल अपनी लाइफ पे बिल्कुल भी नहीं होता, उनके अलावा हर चीज़ का उनकी लाइफ पे कंट्रोल होता है। इन लोगों की लाइफ 5 चीज़ों पे होती है: सांस लेना, खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना। और ये सारे के सारे काम जानवर इनसे कहीं बेहतर करते हैं। लेकिन एक ऐसा काम है जो ये ट्रेंड लोग कर लेते हैं, वो ये है कि ये पैसा भी खाते हैं और इतना खाते हैं कि इनका पेट नहीं भरता। अपने बच्चों के लिए भी पैसा खाने के लिए इकट्ठा छोड़ जाते हैं और उनके बच्चों के लिए भी पैसा छोड़ के जाते हैं कि वो भी भूखे ना मार जाए, उन्होंने पैसा खाना है। तो इनकी लाइफ का सेंट्रल पॉइंट पैसा होता है। इन नॉन एजुकेटेड लोगों की लाइफ में अगर कोई बेस्ट पॉसिबल प्लेयर होती है तो वो सोना होता है। सोना मीन स्लीपिंग, सेमी डेथ कंडीशन।
तो इनकी लाइफ आधे से ज़्यादा तो सेमी डेथ कंडीशन में गुजरती है, और वही लाइफ इनके लिए एंजॉयबल होती है, क्योंकि जिस टाइम ये आंख खोलते हैं इनकी लाइफ इतनी मिजरेबल होती है कि ये पूरे के पूरे ही मर जाते हैं। तो ये प्रेफर करते हैं कि आधे मरे हुए ठीक थे। तो ये ट्रेंड जानवर बन जाते हैं, रोबोट बन जाते हैं, ये कंप्यूटर बन जाते हैं, क्योंकि ये एजुकेटेड लोग नहीं होते। सेकंड कंपोनेंट जॉयफुली, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट बन जाते हैं लाइफ के जीने को लेके, तो ये अंदर से खुश होते हैं। जब ये अंदर से खुश होते हैं तो इनके इर्द गिर्द लोग भी खुश रहते हैं और वो इनके साथ जुड़ जाते हैं और ये ग्रो कर जाते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर कोई इंसान सिर्फ जिंदगी के 24 घंटे दिल से खुश रह सके विदाउट अ सिंगल मोमेंट ऑफ ग्रीफ, द एबिलिटी टू यूज हिज इंटेलिजेंस राइजेज अप टू 100 टाइम्स। सो ये एजुकेटेड लोग एक्सेल कर जाते हैं, जबकि नॉन एजुकेटेड लोगों की लाइफ में खुशी नाम की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। थ्योरेटिकली बुक्स में ये खुशी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली इनकी लाइफ में खुशी नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इनके लिए खुशी गमी सिर्फ पैसा होता है। दिल से ये कभी एक मोमेंट भी खुश रह के नहीं जी सकते, इसलिए ये लाइफ में ग्रो नहीं करते। थर्ड कंपोनेंट इज विद कैरेक्टर, ग्रेस एंड डिग्निटी। जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई ही पैसा, और सारी ज़िंदगी की कमाई ही कैरेक्टर होता है, और यही उनकी लाइफ की ग्रेस एंड डिग्निटी होती है। ये जो एजुकेटेड लोग हैं ये लाइफ की जब बेस्ट सिचुएशन पे होते हैं कि जहाँ इनके पास बेस्ट पोजीशन है, पोस्ट है, इनके पास बेस्ट रिलेशन है, उस वक्त भी ये कैरेक्टरफुल होते हैं। इनकी एक ग्रेस होती है, एक डिग्निटी होती है। और अगर लाइफ की वर्स्ट सिचुएशन में हो, वीक सिचुएशन में हो, तो उधर भी ये कैरेक्टरफुल होते हैं, उधर भी इनकी एक ग्रेस होती है। जबकि जो नॉन एजुकेटेड लोग होते हैं, कैरेक्टर, ग्रेस एंड डिग्निटी इनके लिए बुक्स के वर्ड्स हैं, इनके माइंड में हो सकते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में सारा कुछ इनका माई बाप सिर्फ पैसा होता है। ये जिंदा रहते हैं सिर्फ पैसे के लिए। ये लोग जब अपनी लाइफ में लाइफ की बेस्ट पोजीशन पे होते हैं तो उधर भी ये फुदकते रहते हैं, क्योंकि उससे ऊपर भी बड़ी दुनिया होती है और ये उन तक पहुंचने के चक्कर में फुदकते हैं, और फुदकते फुदकते उल्टे गिर पड़ते हैं, और जब ये गिर पड़ते हैं तो ये फुदकना भी भूल जाते हैं और फिर लाइफ में कभी फाइट बैक नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एक कंफर्ट जोन होता है और ये सारी उम्र उसी कंफर्ट जोन में गुजारते हैं। अगर वो वर्स्ट सिचुएशन में चले गए तो उधर ही ये अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं। इन्होंने कभी लाइफ को चैलेंज देना सीखा ही नहीं होता, लाइफ इनको चैलेंज देती है, ये लाइफ को चैलेंज नहीं दे सकते। फोर्थ कंपोनेंट इज बाय सर्विंग ह्यूमन बींग्स। जब मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन का मतलब ये है कि टू सर्व ह्यूमन बींग्स, वाई नॉट ह्यूमन बींग शुड सर्व मी, वाई आई शुड सर्व ह्यूमन बींग्स, तो इसका इन रियलिटी मतलब यही है कि दूसरों की खिदमत करने का मतलब ये है कि दूसरे ही आपकी एक्चुअली में खिदमत कर रहे होते हैं। ये जो एजुकेटेड लोग होते हैं इनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इनके साथ जो भी बंदा जुड़ता है, जो भी सामने लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डीलिंग में जो सामने वाला बंदा होता है, ये उसके इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट पे प्रेफरेंस दे देते हैं। तो सामने वाला बंदा इन पे ट्रस्ट कर लेता है, लोग इन पे ट्रस्ट कर लेते हैं, और वो कोई ट्रस्ट फेक नहीं होता। उनको दिल से पता होता है कि ये बंदा, ये इंसान कुछ भी हो सकता है, हमारा बुरा नहीं कर सकता, तो लोग इसके साथ जुट जाते हैं और ये ग्रो कर जाता है। लास्ट जो नॉन एजुकेटेड लोग होते हैं उनका लाइफस्टाइल क्या होता है कि वो जब भी किसी के साथ होते हैं, दिन को रात को हर टाइम खाना पीना काम करना जिस इंसान के साथ भी होता है, लेकिन दिल से ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। एक जंग चल रही होती है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की। सामने वाला चाह रहा होता है कि मैं फ़ायदा अपना लूँ, ये चाह रहा होता है कि मैं अपना फ़ायदा लूँ। तो ऐसे लोगों के साथ ना कोई बाहर से जुड़ता है, ना कोई घर से जुड़ता है। इनके साथ सिर्फ एक ही चीज़ जुड़ती है, वो है पैसा।
और जब तक पैसा होता है इनके साथ कोई नज़र आता है, जब पैसा नहीं होता तो इनके साथ अपने भी नज़र नहीं आते। एंड लास्ट but not least component is according to the nature of this universe। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि नेचर इज़ द टोटल एजुकेशन, तो इसकी रीज़न ये है कि जब मैंने वर्ड नेचर को डीपली स्टडी किया तो इसके एंडलेस मीनिंग्स मेरे सामने आ गए। द इजीएस्ट मीनिंग ऑफ नेचर इज़ दैट एवरीथिंग दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय दिस माइंड, मीन्स कि हर वो चीज़ जो इस साइंटिफिक रिसर्च के नतीजे में इस दुनिया में है, उसके अलावा पूरी यूनिवर्स नेचर है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि साइंटिफिक रिसर्च के नतीजे में लेस देन 1% वर्ड भी नहीं है, जिसको मैं सिंथेटिक वर्ड कह सकता हूँ, आर्टिफिशियल वर्ड कह सकता हूँ। रेस्ट मोर देन 99% इज़ नेचुरल वर्ड, इज़ नेचर। तो स्टडी ऑफ नेचर इज एजुकेशन। ये जो लेस देन 1% है, ये तो हर 2 साल बाद खुद ही चेंज होता रहता है। इसकी स्टडी को तो हम एजुकेशन नहीं कह सकते, और इसकी स्टडी की कोई बेस ही नहीं है। एक्चुअली स्टडी ऑफ नेचर इज एजुकेशन, रिसर्च ऑफ नेचर इज साइंस, एक्सप्लोरिंग द नेचर इज क्रिएटिविटी। नेचर इज एवरीथिंग, विदाउट नेचर वी कैन नॉट एग्जिस्ट। नेचर के बगैर हमारी ज़िंदगी ऐसी ही होती है जैसे मछली की ज़िंदगी पानी से बाहर होती है। अब ये जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, इसमें अगर मैं कोई मशीन लेता हूँ तो ये जो साइंस है, ये जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, ये मुझे कहती है कि इस मशीन का एक क्रिएटर है और उसका ये नाम बड़ा अच्छी तरह से याद करती है, उसको नोबेल प्राइज़ देती है, और उसका यूजेज मैनुअल मैंडेटरी होता है कि जो भी मशीन लेनी है उस मशीन का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करने के लिए, उस मशीन की नेचर को समझने के लिए वो यूजेज मैनुअल मैंडेटरी है, और ये लॉजिकल है। आई एक्सेप्ट दिस। लेकिन जब मैं इसी साइंस को, इसी साइंटिफिक माइंड को ये कहता हूँ कि जो रेस्ट मोर देन 99% यूनिवर्स है, उसका क्रिएटर का नाम मुझे बताएं और उस क्रिएटर की यूजेज मैनुअल मुझे बताएं, तो ये जो साइंस है ये सिर्फ खामोश नहीं हो जाती, ये डिसीव करती है मुझे, ये डिसेप्शन की साइड पे ले जाती है मुझे। तो ये कहती है कि वो क्रिएटर शायद कोई है, शायद नहीं है, शायद मल्टीपल है। ये एक रिलीजियस बिलीव है, और उस क्रिएटर की यूजेज मैनुअल मल्टीपल एंडलेस क्रिएट कर दी इस साइंस ने। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो क्रिएटर और उसकी यूजेज मैनुअल इस साइंटिफिक लोगों के बिलीव्स में नहीं आती। तो यहाँ पे ये साइंस जो है वो नेम ऑफ बिलीव्स बन जाती है। हालांकि साइंस का मतलब ये है कि वन हु ब्रेक्स द बिलीव्स, वन हु ब्रिंग द क्लैरिटी ऑफ माइंड इज साइंस। लेकिन यहाँ ये साइंस अपने ही असूलों को तोड़ती नज़र आती है, क्योंकि ये क्रिएटर और इसका यूजेज मैनुअल इनके बिलीव में नहीं आता। ये साइंस यहाँ पे नैरो माइंडेड हो जाती है। ये साइंस यहाँ पे बिल्कुल ही एथिक्स भी भूल जाती है कि एटलीस्ट ये तो एक्सेप्ट करे कि ये क्रिएटर है, ये उसकी यूजेज मैनुअल है, हाँ मैं इसका बिलीवर नहीं हूँ। कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है इस साइंस में, तो वो भी नहीं है। तो इस साइंस को, जिसके अपने कोई एथिक्स नहीं है, अपना कोई क्राइटेरिया नहीं है, अपना कोई करैक्टर नहीं है, तो इसकी एजुकेशन से हमारे बच्चों का क्या करैक्टर होगा? तो करैक्टर लेना है तो इस यूनिवर्स के क्रिएटर की बुक है, जो वाहिद नेचुरल बुक है, उससे लें। अब जब मैं ये कहता हूँ उस बुक से लें और वो ही अल्टीमेट सोल्यूशन है, वो ही अल्टीमेट एजुकेशन की बुक है, तो नॉन बिलीवर्स की तो समझ आती है, ये नैरो माइंडेड सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोगों की तो मुझे समझ आती है। मेरा सवाल इस यूजेज मैनुअल के बिलीवर्स पे है, जो इस क्रिएटर के भी बिलीवर्स हैं, इस यूजेज मैनुअल के भी बिलीवर हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ इनकी देखें तो ये सारे के सारे इन साइंटिफिक माइंड के बिलीवर्स हैं। क्योंकि ये वेट करते हैं कि ये साइंस हमें कोई ऐसी माइक्रोस्कोप दे जिसके थ्रू ये हम देख सकें कि ये क्रिएटर है, ये उसकी यूजेज मैनुअल है। हालांकि वो क्रिएटर अपनी यूजेज मैनुअल में
1400 साल से चैलेंज दे रहा है कि अगर कोई ये समझता है, अगर कोई साइंटिस्ट, अगर कोई बिलीवर, अगर कोई नॉन बिलीवर, किसी को डाउट है कि मेरे अलावा कोई क्रिएटर है, तो इस यूनिवर्स के सारे क्रिएटर इकट्ठे होकर एक मक्खी बना के दिखा दें। तो इसकी जड़ क्या है? ये जो बिलीवर्स हैं इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूजेज मैनुअल क्यों नहीं है, जिसके बगैर एजुकेशन का, साइंस का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो उसकी रीज़न ये है कि ये जो बिलीवर्स हैं जो इस बुक पे बिलीव करते हैं, इसके क्रिएटर को मानते हैं, इस बुक का क्रिएटर ये जो यूजेज मैनुअल है इसको ले के वो इतने इमोशनल हैं कि वो किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। ये यूजेज मैनुअल उनके दिमाग में है, आंखों में है, कानों में है, दिल में है, सांसों में है, इमोशंस में है, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में 1% भी नहीं है। और जिस दिन ये यूजेज मैनुअल इन बिलीवर्स की लाइफ में 50% भी आ गया तो ये नॉन बिलीवर्स ऑटोमेटिकली बिलीवर्स बन जाएंगे। लेकिन इसकी रीज़न क्या है कि ये जो बिलीवर्स हैं इन्होंने इस बुक को सिर्फ सवाब के लिए समझा और सवाब के लिए पढ़ा। 15 to 20% ऐसे लोग हैं जो अरबिक को समझ पाते होंगे, बाकी तो सिर्फ अरबिक लैंग्वेज में ये बुक पढ़ते हैं, उनको तो इसकी समझ भी नहीं आती। और अगर किसी को समझ आती है तो उसकी भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, तो इसको सिर्फ सवाब समझ के पढ़ते हैं। मेरी नज़र में इस बुक को पढ़ने का कोई सवाब नहीं है, इसको चूमने का कोई सवाब नहीं है, इसको संभाल के रखने का कोई सवाब नहीं है, इसको दिमाग में रखने का सवाब नहीं है, इसको समझने का कोई सवाब नहीं है। अगर कोई इन रियलिटी इस बुक का पर्पसफुल यूज़ कर रहा है तो वो इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑप्ट करे, तो फिर इस बुक का पर्पस पूरा होता है। फिर ये यूजेज मैनुअल मानी जाती है। फिर पता चलता है कि क्रिएटर है। हम बिलीवर्स ने क्या किया कि इस बुक को हमने सिर्फ जन्नत दोज़ख की अलॉटमेंट के लिए यूज़ किया। हम लोगों ने इस बुक को दुनिया की टफेस्ट बुक बना के पेश किया। इस बुक की इतनी प्री रेक्विजिट रख दी कि इस बुक को पढ़ने से पहले इतनी एज होनी चाहिए, इतने कोर्स किए होने चाहिए, ये मदरसा ज्वाइन किया होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ये ऑनलाइन कोर्स होना चाहिए, ये तफसीर होनी चाहिए, ये डिटेल होनी चाहिए कि सारी उम्र इन चीज़ों को पढ़ता रहे कोई, लेकिन इस बुक को ना पढ़े, ना समझे, ना प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए। ये बुक जो कोड ऑफ लाइफ थी इसको हमने कोड ऑफ डेथ बना दिया। जो जिंदा इंसानों की बुकलेट थी इसको हमने मुर्दा इंसानों के लिए फिक्स कर दिया। ये जो जीने की बुक थी इसको हमने मौत को आसान बनाने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। इस बुक को हमने अपने दिमाग में रखा, अपनी गाड़ियों में रखा, अपने घरों में रखा, अपनी मार्केट्स में रखा, अपने बिजनेस पॉइंट पे रखा, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं लेके आए। यही बेसिकली प्रॉब्लम की जड़ है। इस बुक को समझते हुए, इस बुक को अंडरस्टैंड करते हुए मैं आपको ऐसे 4 प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि अगर इन पॉइंट्स को आप अपनी ज़िंदगियों में ले आए तो सिर्फ आपके बच्चे नहीं, आप भी, आपकी फैमिली भी, आपके साथ जुड़े हुए सारे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले अर्निंग बाय लॉफुल मीन्स, मतलब हलाल रिज़्क। अब जब हलाल रिज़्क की बात आती है तो हर शख्स ने अपना हलाल रिज़्क खुद डिफ़ाइन किया हुआ है। हलाल वही है जो इस यूजेज मैनुअल में लिखा है, बाकी जो है वो हराम है। सेकंड चीज़ इज़ करैक्टर, और करैक्टर भी मैं कहूँगा वही जो ये बुक बताती है। बाकी इस मॉडर्न दुनिया में, सो कॉल्ड साइंटिफिक दुनिया के जो करैक्टर हैं वो तो बड़े वीक और बड़े आर्टिफिशियल हैं। जो मुल्क इस दुनिया का सबसे डेवलप्ड है, जिसने अपने मुल्क से करप्शन को ख़त्म कर दिया, वही मुल्क बाकी मुल्कों को करप्ट बना रहा है। बाकी मुल्क के सारे करप्ट माफिया और मनी लॉन्ड्रर की नर्सरी वही डेवलप्ड मुल्क होते हैं। इनके करैक्टर तो ये हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये है कि अगर पेरेंट्स में कोई क्वालिटीज़ हैं तो 70% ऑटोमेटिकली बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो बस आप खुद करैक्टरफुल बन जाएं। करैक्टर कोई पढ़ाने की, समझाने की चीज़ नहीं, करैक्टर करके दिखाने की चीज़ है, तो आपके बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज़ टाइम।
लवफुल मीनिंग से अर्निंग भी आ गई, आप करेक्टरफुल भी हो गए, लेकिन अगर बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो आप बच्चों को एजुकेट नहीं कर सकते। हम टाइम नहीं देते, हम पैसा देते हैं। टाइम इस दुनिया की सबसे प्रीशियस थिंग है। अगर आप अपने बच्चों को कोई कीमती तोहफा देना चाहते हैं तो उनको टाइम दें, और क्वालिटी टाइम दें। जब मैं क्वालिटी टाइम की बात करता हूं तो इसको लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि घर गए, बच्चों को लाइन हाजिर किया और उनको एथिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। और भाई एथिक्स करके दिखाने की चीज़ है। बच्चा जिस भी सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में बच्चे के साथ एंगेज हो जाए और उस सिचुएशन में उसको एथिक्स परफॉर्म करके दिखा दें और एनर्जेटिक टाइम दें। साइंटिफिक रिसर्च है कि एक बच्चे को अगर आप उसकी नेचर के मुताबिक टैकल करना चाहते हैं तो आपको 10% जितनी एनर्जी चाहिए। हम जब घर आते हैं तो हम मियाँ बीवी सारी की सारी एनर्जी तो बाहर ड्रेन करके आ जाते हैं। बच्चों को एनर्जी क्या देनी है हमने? हम उनको फिर यही कहते हैं, ये प्ले स्टेशन देख लो, ये कार्टून देख लो, ये मोबाइल देख लो, दैट्स इट। लास्ट थिंग इज कंपैरिजन। कंपैरिजन इस वक्त इस दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम की जड़ है। कंपैरिजन जो है वो सिर्फ इस लोगों की जड़, इस जो नेचर है, ये नेचर ही कंपैरिजन को पसंद नहीं करती। इस नेचर का जो क्रिएटर है उसकी नज़र में सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो वो ये है कि उस क्रिएटर को आप किसी और से कंपेयर करें। वो कंपेरेबल नहीं है, वो सबका क्रिएटर है। और उस क्रिएटर ने ये जो यूनिक इंसान बनाया, ये क्रिएशन जो है बाकी किसी क्रिएशन से कंपेरेबल नहीं है। और ये इंसान अपने आप में इतना यूनिक है कि ये यूनिवर्स के किसी इंसान से कंपेरेबल नहीं है। और इस इंसान की ये जो 10 उंगलियां हैं, इनमें से कोई एक उंगली बाकी किसी उंगली से कंपेरेबल नहीं है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का कंपैरिजन छोड़ दें। हमने कंपैरिजन इस हद तक अपनी ज़िंदगी में लिया है कि हम अपनी लाइफ की हर सिचुएशन, हर रिश्ते को, हर चीज़ को कंपैरिजन में देखते हैं। और अगर किसी को कंपैरिजन करने का बड़ा ही शौक है तो उसको मैं एक हेल्दी कंपैरिजन बता देता हूँ कि जब आप रात को सोने लगे तो अपने अंदर जाके और पूछें अपने आप से कि मेरा आज का दिन कल के दिन से कितना बेहतर था। और बच्चों को भी यही कंपैरिजन परफॉर्म करके दिखा दें। सारी प्रॉब्लम की